हेलो फ्रेंड्स। कल हमने जाना आनुवंशिकता के बारे में। आनुवंशिकता शब्द का जनक अगर पूछा जाए तो वो बैटसन है, जिन्होंने आनुवंशिकता शब्द दिया था 1905 में। और आधुनिक आनुवंशिकता के पिता भी बैटसन हैं। और आनुवंशिकता के पिता अगर जनरल पूछा जाए तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। और प्रयोगात्मक आनुवंशिकता के बारे में अगर बात की जाए तो प्रयोगात्मक आनुवंशिकता मोर प्रयोग किए थे मॉर्गन जी ने, तो मॉर्गन है। तो हमने कल आनुवंशिकता के बारे में बेसिक जानकारी ली और अब हम आगे आनुवंशिकता से संबंधित जो शब्दावली है आज उस पर चर्चा करेंगे। तो शब्दावली जो है, शब्दावली के बारे में अब अपने चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें पहला पॉइंट अपने पढ़ेंगे कारक। कारक एक्चुअली कारक को ही जीन कहा जाता है। कारक ही जीन है, जीन ही कारक है। इसको कारक कहा था मेंडल जी ने। मेंडल ने इसको कारक कहा था और इसको जीन कहा था जॉनसन ने। जीन कहा था जॉनसन ने, है दोनों एक ही। तो मेंडल कारक होता क्या है? कारक के बारे में सजीवों में प्रत्येक लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जो निर्धारित तत्व होते हैं वो कारक कहलाते हैं। कारक क्या होते हैं? सजीवों में लक्षणों को नियंत्रित करने वाले निर्धारित तत्व क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। तो ये कारक जो है सजीवों में लक्षणों को नियंत्रित करने वाले निर्धारित तत्व कहलाते हैं। इसको जीन कहा जॉनसन ने, मेंडल ने इसको कारक कहा। अब जीन क्या होता है? मेंडल ने क्या बोला? मेंडल ने ये कहा कि वंशागति के समय जो लक्षण जो जाते हैं आगे अगली पीढ़ी के अंदर, उसके लिए कारक जिम्मेदार होते हैं। यानी कि किसी भी लक्षण की वंशागति के लिए मेंडल ने बोला कि किसी भी लक्षण की वंशागति के लिए कारक उत्तरदायी होते हैं। ये बात किन्होंने कही? ये मेंडल साहब ने कही। और ये जो जीन है आनुवंशिकता की इकाई कहा जाता है। आनुवंशिकता की इकाई पूछ ले कौन होता है? आनुवंशिकता की इकाई पूछे तो जीन होता है। हमने क्या जाना अभी तक? कारक क्या होता है? सजीवों में लक्षणों को नियंत्रित करने वाले निर्धारित जो तत्व होते हैं वो कारक कहलाते हैं। और मेंडल ने ये बोला कि किसी भी लक्षण की वंशागति के लिए कारक उत्तरदायी होते हैं। यानी लक्षण जो आगे जाएंगे वो कारकों की वजह से ही जाएंगे, कारक ही लेकर जाएंगे, तो कारक उत्तरदायी होते हैं। और आनुवंशिकता की इकाई पूछा जाए तो कारक भी आ सकता है, जीन भी आ सकता है। अगर पूछे कि कारक की खोज किसने की तो मेंडल साहब का नाम आएगा, जीन की खोज किसने की तो जॉनसन का नाम आएगा। तो ये बात थी अपने कारक के बारे में। सेकंड अपने बात करते हैं विपुंसन के बारे में। कारक कंप्लीट हो गया, सेकंड बात करते हैं। सेकंड जो शब्दावली आती है वो है विपुंसन एलडीसी 2018 में पिछली बार आया था, इसके बारे में पूछा गया था। विपुंसन के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा ये ज्ञान होना चाहिए। कोई भी पादप है उसमें ये स्त्री केसर है और इसको पुंकेसर कहते हैं। जो ये नर युग्मक होता है, ये क्या होता है? ये नर युग्मक होता है। यहाँ पर जो छोटे छोटे दाने होते हैं इसको परागकण कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? परागकण। ये स्त्री केसर है, ये पुंकेसर है, ये परागकण है। तो जब ये परागकण यानी जो नर युग्मक है इसके जो परागकण अगर मादा युग्मक है, इससे अगर
आपस में आकर मिलते हैं ये एक ही पौधे के, तो इस प्रक्रिया को किस किस नाम से जाना जाता है? इस प्रक्रिया को परागण के नाम से जाना जाता है। इस क्रिया को परागण के नाम से जाना जाता है। परागण में भी दो टाइप होते हैं, एक तो स्वपरागण और दूसरा जो टाइप है वो है परपरागण। दूसरा टाइप है परपरागण। तो अगर तो ये एक ही पौधे के परागण इस पर आकर मिलते हैं तो वो तो होता है स्वपरागण। अगर इस पौधों को यहाँ से इसके मैच्योर होने से पहले ही यहाँ से कैंची से काट दिया जाता है, तो फिर अब ये वाले तो परागण इस पे आ नहीं पाएंगे, तो दूसरे वाले किसी और पौधे के परागण जब इस पे आते हैं तो वो होता है परपरागण। तो उस प्रक्रिया को परपरागण का नाम दिया जाता है। और ये काम मेंडल जी ने किया। मेंडल ने क्या किया कि जब ये नर युग्मक जो थे ये पूरे मैच्योर होने वाले थे, उससे पहले ही कैंची से उन्होंने यहाँ से इसको कट कर दिया। यहाँ से कट कर दिया तो इस प्रक्रिया को इसको यहाँ से कट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परपरागण कहते हैं। इस प्रक्रिया को विपुंसन कहते हैं। ठीक है, तो अब विपुंसन पूछे क्या होता है, तो अपने विपुंसन के बारे में लिख सकते हैं कि मेंडल द्वारा स्वपरागण को रोकने के लिए, मेंडल द्वारा अपने इसको क्या कह सकते हैं कि मेंडल द्वारा स्वपरागण को रोकने के लिए मेंडल द्वारा स्वपरागण को रोकने के लिए नर युग्मक का शैशवावस्था में हटा दिया जाना ही विपुंसन है। ठीक है, अब इसको यहां से काट दिया जाता है। जो काटने के बाद वो जो बाकी पार्ट बचा है उसके ऊपर थैली चढ़ा दी जाती है ताकि परागण जब भी कराना हो तो करा सके। तो उस यानी कि विपुंसित पुष्प का, विपुंसित पादप का विपुंसित पादप पर थैली द्वारा ढका जाना, विपुंसित पादप को थैली द्वारा ढका जाना थैलीकरण कहलाता है। थैलीकरण या फिर बैगिंग कहलाता है। तो ये भी पूछ लेता है कि बैगिंग क्या होता है या थैलीकरण क्या होता है, तो इस बारे में भी थोड़ी जानकारी अपने को होनी चाहिए। थैलीकरण या बैगिंग। ठीक है, तो क्लियर है कि मेंडल द्वारा स्वपरागण को रोकने के लिए जो नर युग्मक का शैशवावस्था में हटा दिया जाना विपुंसन कहलाता है, और विपुंसित पादप को थैली द्वारा ढका जाना थैलीकरण कहलाता है या बैगिंग कहलाता है। हमने अभी कारक के बारे में जानकारी ली और विपुंसन और थैलीकरण के बारे में जानकारी ली। 3 शब्दावली हमने पढ़ ली है। चौथी हम पढ़ने जा रहे हैं लक्षण प्रारूप। एक होता है लक्षण प्रारूप जिसे फिनोटाइप कहते हैं, और दूसरा होता है जीन प्रारूप जिसे जीनोटाइप कहते हैं। लक्षण प्रारूप तो वो होते हैं जिसमें जो लक्षण प्रभावी होते हैं, जो दिखाई देते हैं बाहर से, कोई भी है, मतलब कहने का कि किसी भी लक्षण का प्रभावीपन जो दिखाई देता है उसे लक्षण प्रारूप कहते हैं। जो प्रभावी होता है, जो बाहरी आकार से आकारिक रूप में, बाहरी रूप में दिखाई देता है, किसी लक्षण का बाहरी या आकारिक स्वरूप जो दिखाई देता है, किसी लक्षण का बाहरी या आकारिक रूप जो दिखाई देता है, वह लक्षण प्रारूप कहलाता है। एग्जाम्पल अभी दूंगा मैं एक बार जीन प्रारूप बताने के बाद। किसी लक्षण का, ये तो बाहरी या आकारिक रूप जो दिखाई देता है वो तो लक्षण प्रारूप हो गया, और जो
किसी भी पादप में जो उसका जीन, किसी पादप में जो जीन संरचना या जीन संगठन जो पाया जाता है, जीन संगठन पाया जाता है, उसे जीन प्रारूप कहते हैं, उसे जीन प्रारूप कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि ये एक पौधा है, एक ये पौधा है, एक ये छोटे, दोनों ही छोटे हैं, एक ये पौधा है, ठीक है। ये 3 तरह के पौधे हैं। अब इनमें हम अगर लक्षण प्रारूप की बात करें तो ये बड़ा टी है, ये बड़ा टी है, ये प्रभावी होता है, तो ये भी लंबे हैं, ये लंबा है, ये बोना। जो बड़ा टी डिनोट करते हैं ये लंबे के लिए, ये छोटे के लिए। अब ये दोनों इकट्ठे आ गए तो ये वाला तो लंबा हो गया बाहरी रूप से देखने पर, ये भी लंबा है, दोनों टी हैं, और ये क्या है, ये बोना है। तो अपने से पूछे कि इनमें कितने लंबे हैं, तो अपने कहेंगे जी 2 लंबे हैं, 2 लंबे हैं। तो रेशियो पूछे तो 2 लंबे हैं और 1 बोना है, तो इसका ये तो लक्षण प्रारूप हो गया। लक्षण प्रारूप का अनुपात इसमें क्या रहेगा, 2:1, क्योंकि 2 लंबे देखने में लंबे हैं, इनकी जीनी है संरचना की बात नहीं कर रहे, देखने में ये लंबे हैं तो बस 2 लंबे हैं, 1 बोना है तो 1 बोना है, डन। अगर पूछे ये तो लक्षण प्रारूप का अनुपात हो गया, और अगर अपने से पूछे कि इसका जीनीय प्रारूप का अनुपात बताओ, अगर अपने से ये पूछे कि जीन प्रारूप अनुपात बताओ, तो हम क्या बताएंगे कि एक तो ये जो है तो लंबा, दोनों में दिखने में लंबे हैं, पर ये क्या है, ये अशुद्ध लंबा है, क्योंकि इसमें इसका भी गुण है, और ये जो है ये शुद्ध लंबा है, ठीक है, ये शुद्ध बोना हो गया। तो अपने क्या करेंगे कि 1:1 है, एक तो शुद्ध अशुद्ध लंबा है, एक शुद्ध लंबा है और एक बोना है। अगर ये जीनीय प्रारूप का अनुपात, यानी कि इसके जीन में क्या कुछ है, लक्षण प्रारूप बाहरी तौर पर कैसे दिखाई दे रहे हैं, तो किसी भी पादप का या जो लक्षण का जो बाहरी या आकस्मिक रूप से दिखाई देता है, जो भी कोई लक्षण है तो वो लक्षण प्रारूप कहलाता है आकारिक रूप में। और किसी भी पादप की जीनीय संरचना या जीन संगठन जो पाया जाता है उसे जीन प्रारूप कहते हैं। आई होप आपको समझ लग गया होगा। अब आगे अपने जो 5 शब्दावली पढ़नी है, आगे 6 पढ़ते हैं। 6 अपने पढ़ रहे हैं संकरण। संकरण क्या होता है? संकरण किन्हीं भी 2 गुणों का आपस में जब क्रॉस कराया जाता है तो उस विधि को संकरण कहा जाता है। किन्हीं भी 2 गुणों वाले पादप ले लेते हैं, उनका आपस में जब क्रॉस कराया जाता है तो उस क्रॉस को संकरण कहा जाता है। तो 2 भिन्न गुणों वाले पादपों या जंतुओं के मध्य 2 भिन्न गुणों वाले पादपों या जंतुओं में आपस में क्रॉस करवाया जाता है, तो इस प्रक्रिया को संकरण कहा जाता है। संकरण में भी आगे 2 हैं, एक तो एकल संकरण, दूसरा है द्विसंकरण। एकल संकरण, द्विसंकरण। एकल संकरण में क्या होता है कि एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण का आपस में संकरण कराया जाता है, तो इससे जो भी मिलता है उसे एकल संकरण कहते हैं। एकल संकरण की अगर परिभाषा पूछी जाए तो क्या लिख सकते हैं अपने कि जब संकरण एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य करवाया जाता है, जब संकरण एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य करवाया जाता है, तो
वह एकल संकरण कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? एकल संकरण कहलाता है। और द्विसंकरण क्या होता है कि जब संकरण दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य, दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य करवाया जाता है, तो वह द्विसंकरण कहलाता है। अब एकल संकरण यानी कि एक तो शुद्ध लंबे ले लिए, शुद्ध लंबे, और दूसरी तरफ ले लिए शुद्ध बौने। तो ये एक ही लक्षण दिया ना, लंबे और बौने वाला, तो ये क्या हो गया, इनका जो आपस में क्रॉस करा दिया तो एकल संकरण हो गया। और अगर मान लो गोल ले लिए और पीले ले लिए, गोल ले लिए और पीले ले लिए, अब एक तो गोल वाला लक्षण हो गया, एक पीले वाला लक्षण हो गया, इसका क्रॉस करवाया जोड़ीदार और स्मॉल वाई हरे से, इनका आपस में संकरण कराया। ये तो दो दो लक्षण हो गए ना, तो इन दो दो लक्षणों का फिर ये द्विसंकरण हो गया। संकरण के बारे में दो भिन्न गुणों वाले पादपों या जंतुओं के मध्य, जंतुओं में आपस में क्रॉस करवाया जाता है, ये क्रॉस हो रहा है तो क्रॉस करवाया जाता है, तो इसको संकरण कहते हैं। एकल संकरण यानी एक गुण लेना है उनका, एक लक्षण लेना है, और द्विसंकरण यानी दो लक्षण लेने हैं। तो ये एकल संकरण भी हो गया, द्विसंकरण भी हो गया और संकरण भी हो गया। तो ये भी प्रश्न, ये शब्दावली में पूछ लेते हैं पेपर में, एग्जाम में, और भी अपने आगे भी करते हैं इससे रिलेटेड प्रश्नावली। एक होता है प्रभावी और एक प्रभावी व अप्रभावी, इससे रिलेटेड भी पूछ लेते हैं। प्रभावी और अप्रभावी क्या होता है? ऐसे युग्म विकल्पी जो एक वैकल्पिक युग्म विकल्पी की उपस्थिति में भी स्वयं खुद अपना जो लक्षण प्रारूप है वो प्रकट करते हैं। ऐसे युग्म विकल्पी, ऐसे युग्म विकल्पी जो वैकल्पिक युग्म विकल्पी की, वैकल्पिक युग्म विकल्पी की उपस्थिति पर भी स्वयं खुद यानी ये अपना लक्षण प्रारूप प्रकट करते हैं, वह प्रभावी युग्म विकल्पी होते हैं। जो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते, जो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते, वे अप्रभावी युग्म विकल्पी कहलाते हैं। जैसे मान लो कि बड़े टी और बड़े टी और छोटे टी और छोटे टी में संकरण करवाना है। संकलन करवाना है तो इनमें से पहले तो ये युग्मक बन गए अलग अलग, इसमें भी ये युग्मक बन गए अलग अलग, फिर इसका क्रॉस इसके साथ होगा तो ये टी और स्मॉल टी बन गया, फिर इसका क्रॉस इसके साथ होगा, फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, फिर इसका क्रॉस इसके साथ होगा, फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, फिर इसका क्रॉस इसके साथ होगा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। तो अब ये चारों पौधे दिखने में कैसे होंगे? ये चार टाइप के बनेंगे अपने पास, तो ये दिखने में क्या होगा? लंबे, क्योंकि ये टी दिख रहा है ना, ये टी दिख रहा है, ये टी दिख रहा है। ये इसने क्या करा कि अपना प्रभाव इसके ऊपर रख दिया। इसमें ये दिखने में चारों ही लंबे हैं पर ये शुद्ध लंबे नहीं है, ये अशुद्ध लंबे हैं। तो ये जो प्रभाव है इसका, इसके ऊपर जो प्रभाव, इसको छुपा लेने वाला प्रभाव है, ये प्रभाव क्या कहलाता है?
प्रभावी लक्षण, इसी को ही तो मेंडल ने ये इसी एक्सपेरिमेंट के बाद ही मेंडल ने प्रभाविकता का नियम दिया था। ये पीपीडी कहलाती है, ये F1 पीढ़ी कहलाती है। ये कौन सी पीढ़ी कहलाती है? F1 पीढ़ी। यानी कि ये पैटर्नल जो पैतृक है इनसे जो बनता है आगे F1 पीढ़ी के अंदर संतानें, तो ये जो है ये लंबे होंगे, और ये किस टाइप के लंबे होंगे? अशुद्ध लंबे होंगे। तो ये प्रभाविकता का नियम भी इसमें अपने कवर कर दिया है। मेंडल ने जो 3 नियम दिए थे उनमें से एक नियम अपने यहाँ पे कवर भी कर दिया है, प्रभाविकता का नियम, आगे भी पढ़ेंगे। प्रभाविकता का नियम ये कहता है कि जब कोई युग्मक किसी दूसरे को अपने प्रभाव से छुपा लेता है तो वो खुद प्रभावी हो जाता है, तो ये प्रभाविकता का नियम आ गया। तो इसमें जो लक्षण प्रारूप की अगर बात करें तो सारे ही लंबे आए हैं। तो ये प्रभावी और अप्रभावी, और इसमें पूछे कि अप्रभावी कौन है, तो ये स्मॉल टी वाला अप्रभावी है, क्योंकि इसका अपने को पता ही नहीं चल पा रहा, देखने से पता ही नहीं चल पा रहा कि इसमें स्मॉल टी का भी कोई लक्षण है। देखने में ये सारे लंबे लग रहे हैं, तो ये इसका अप्रभावी है, और ये इसका जो कैपिटल टी है ये इसका प्रभावी है। तो प्रभावी अप्रभावी आपके क्लियर हो गए होंगे। अब आगे बात करते हैं हमने अब आगे हम समयुग्मजी और विषमयुग्मजी के बारे में बात करते हैं। अर्धयुग्मजी, समयुग्मजी, समयुग्मजी। सबसे पहले युग्म विकल्पी के बारे में बात करते हैं। आपने बहुत बार वर्ड यूज कर रहे हैं युग्म विकल्पी। सबसे पहले तो ये वर्ड की बात करें कि युग्म विकल्पी वर्ड किसने दिया था, तो ये विकल्प दिया था बैटसन ने। अब बैटसन नाम आपको याद आ रहा होगा कि बैटसन कौन थे? वे बैटसन वही हैं जिन्होंने 1905 में अनुवांशिकता शब्द दिया था। अनुवांशिकता शब्द दिया था। एक बात इनके बारे में ये पढ़िए, दूसरी बात अनुवांशिकता के इनको फादर कहा जाता है। नहीं, गलत बात, अनुवांशिकता के फादर नहीं, आधुनिक अनुवांशिकता के फादर कहा जाता है। अनुवांशिकता के फादर कौन से हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। आधुनिक अनुवांशिकता के फादर कौन है? बैटसन। अगर अपने से पूछे कि प्रयोगात्मक अनुवांशिकता के फादर कौन है, तो मॉर्गन। इन चीजों का आपने याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं युग्म विकल्पी के बारे में। किसी जीन के एकांतरित रूपों को, किसी जीन के एकांतरित रूपों को, किसी जीन के एकांतरित रूपों को जो समजात गुणसूत्रों पर समान स्थल पर पाए जाते हैं, जो समजात गुणसूत्रों पर समान स्थल पर पाए जाते हैं, समान स्थल पर पाए जाते हैं, वह युग्म विकल्पी कहलाते हैं। जैसे ये हो गया, ठीक है, जैसे ये हो गया। तो ये सारे क्या है? युग्म विकल्पी हैं। किसी जीन के एकांतरित रूपों को, कोई भी जीन है उसके एकांतरित रूपों को जो समजात गुणसूत्रों, एक ही जाति के गुणसूत्रों पर समान स्थल पर पाए जाते हैं, वे युग्म विकल्पी कहा जाते हैं, ठीक है। वे क्या कहलाते हैं? युग्म विकल्पी कहलाते हैं। किसी भी जीन के एकांतरित रूपों को जो समजात गुणसूत्रों पर समान स्थल पर पाए जाते हैं, वे युग्म विकल्पी कहलाते हैं। युग्म विकल्पी बैटसन ने नाम दिया, इन्होंने अनुवांशिकता शब्द दिया था 1905 में, और फादर ऑफ अनुवांशिकता जेनेटिक्स जो है मॉडर्न, तो वो है बैटसन, ठीक है। युग्म विकल्पी पढ़ लिया। फिर अपने पढ़ते हैं समयुग्मजी। समयुग्मजी, विषमयुग्मजी, अर्धयुग्मजी, ये इकट्ठे पढ़ लेते हैं अपने। समयुग्मजी, विषमयुग्मजी, अर्धयुग्मजी।
सबसे पहले तो इसको एग्जाम्पल इसके पहले बता देता हूँ, फिर लिखवाऊंगा। समयुग्म जी यानी समान, कैपिटल टी तो कैपिटल टी यानी दोनों लंबे, ठीक है। स्मॉल टी ये समान है ना युग्मक, तो फिर ये समयुग्म जी हो गए। ये असमान हो गए तो ये क्या हो गया, विषम युग्म जी हो गए। असमान युग्मक हो गए विषम युग्म जी। अर्धयुग्म जी यानी कि दोनों ही कोई लेना देना नहीं है, अलग अलग है। ये फीमेल का हो गया, ये मेल का गुणसूत्र हो गया, ठीक है। ये फीमेल का हो गया, ये मेल का हो गया, तो ये वाले अर्धयुग्म जी हो जाएंगे। अब इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषाएं लिखिए जो पेपर में पूछी जाती हैं। समयुग्म जी, द्विगुणित अवस्था में जब दोनों युग्म विकल्पी जीन, द्विगुणित अवस्था में जब द्विगुणित अवस्था में जब दो जीन, दोनों युग्म विकल्पी जीन एक ही प्रकार के या समान लक्षण के हों, जब दोनों जीन एक ही प्रकार के, दोनों युग्म विकल्पी जीन एक ही प्रकार के या एक ही लक्षण के हों तो वे समयुग्म जी कहलाते हैं। और वही सेम बात विषम युग्म जी में, द्विगुणित अवस्था ही है। द्विगुणित अवस्था में जब दोनों जीन अलग अलग लक्षणों के हों तो विषम युग्म जी कहलाते हैं। और अर्धयुग्म जी क्या कहता है, अर्धयुग्म जी जब अलग अलग लक्षण के कारक आपस में एक साथ उपस्थित हों, जब अलग अलग लक्षण के कारक एक ही जगह उपस्थित हों तो वे अर्धयुग्म जी कहलाते हैं। अर्धयुग्म जी जब अलग अलग लक्षण के कारक एक ही जगह उपस्थित हो तो अर्धयुग्म जी कहलाते हैं। एक ही जगह या एक साथ उपस्थित हो तो अर्धयुग्म जी कहलाते हैं। तो ऑलमोस्ट अपने साथ सारे ही परिभाषाएं करनी है। एक शुद्ध किस्म और पढ़ लेते हैं, लास्ट एंड फाइनल शुद्ध किस्म, फिर अपने स्पीड से इसको रिपीट करेंगे। जो भी हमने पीछे पढ़ा सारे रिपीट कर देंगे स्पीड से। शुद्ध किस्म, शुद्ध किस्म क्या होती है, ये भी कई बार पूछ लेता है। ऐसे समयुग्मजी जीव जो किसी लक्षण विशेष के लिए अनेक पीढ़ियों तक, ऐसे समयुग्मजी जीव, ऐसे समयुग्मजी जीव जो अनेक पीढ़ियों से, ऐसे समयुग्मजी जीव जो अनेक पीढ़ियों से एक किसी लक्षण विशेष के लिए अपने समान लक्षण वाले जीन ही उत्पन्न करते हैं। किसी लक्षण विशेष के लिए, किसी लक्षण विशेष के लिए अपने समान जीन या जीव उत्पन्न करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, शुद्ध किस्म कहलाते हैं। उन्हें शुद्ध किस्म कहते हैं, उन्हें शुद्ध किस्म कहते हैं। यानी कोई एक ऐसा लक्षण है जो
हर एक पीढ़ी में वो आगे से आगे ट्रांसफर हो रहा है। ऐसे समयुग्मजी जीव, समान युग्मक वाले जीव जो अनेक पीढ़ियों से, काफी पीढ़ियों से किसी लक्षण विशेष के लिए अपने समान ही जीव को उत्पन्न कर रहे हैं, तो इस प्रकार को शुद्ध किस्म कहा जाता है। ठीक है, यानी कि संकर अब टीटी के अंदर, फिर टीटी के अंदर समान समयुग्मजी हैं, तो अब इनसे बनने वाले बच्चे भी आगे से आगे लंबे ही होंगे ना, इसमें बोना तो आ ही नहीं जाएगा। तो ये क्या है, शुद्ध किस्म है एकदम। इसको आप करके देख लो, टीटी हो जाएगा, फिर ये टीटी हो जाएगा, इसका इसके साथ होएगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो ले दे के सारी शुद्धि तो है। तो ये सारे हो गए अपने, ये प्रमुख शब्दावली थी जो आज अपने डिस्कस करी है। इससे पहले अपने जो पढ़ा उसको एक स्पीड से मैं पिछली क्लास और इस क्लास को रिपीट करवा देता हूँ कि हमने जो पढ़ा अनुवांशिकता के बारे में पढ़ा। अनुवांशिकता शब्द बैटसन ने दिया सन 1905 में, जिसे आधुनिक अनुवांशिकता के फादर कहा जाता है। और अनुवांशिकता के फादर कहें तो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। तीसरा प्रयोगात्मक अनुवांशिकता के जनक कहे जाए तो मोर्गन है। अनुवांशिकता शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है अस्तित्व में आना। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि अनुवांशिकता होता क्या है, इसकी परिभाषा के बारे में हमने जाना कि अनुवांशिकता की परिभाषा जो है, इसमें दो शब्द आते हैं, एक तो विभिन्नता, एक वंशागति। वंशागति जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण आगे जाते हैं वो वंशागति है, और विभिन्नता जो है वो एक ही जाति के जो लक्षण हैं उसमें एक ही जाति के जो जीव हैं, सजीव हैं, उनमें जो विभिन्नताएं, जो असमानताएं पाई जाती हैं वो विभिन्नताएं कहलाती हैं। ठीक, फिर उसके बाद हमने विभिन्नताओं के अंदर भी आगे कायिक विभिन्नता पढ़ी, जैनिक विभिन्नता पढ़ी। कायिक विभिन्नता में हमने ये जाना कि जो काया जो बदल जाती है, यानी कि जो एटमॉस्फेयर वातावरण के अनुसार जो परिवर्तन होता है वो कायिक विभिन्नता के अंतर्गत आता है, उसमें वंशानुगत नहीं आता। सेकंड अपने कायिक जैनिक विभिन्नता पढ़ी, उसमें सतत विभिन्नता पढ़ी और दूसरी असतत विभिन्नता पढ़ी। असतत विभिन्नता उत्परिवर्तन के कारण होती है, यानी कि गुणसूत्रों का एकदम से चेंजिंग हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, जीन का संगठन जो है वो चेंज हो जाना, तो वो सारा उसमें आ जाता है असतत परिवर्तन। सतत परिवर्तन जीन विनिमय के कारण होता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तब जो जीनों का आदान प्रदान होता है, तो उस समय जो भी चेंजिंग्स आती हैं वो जीन विनिमय कहलाती है। और इस सतत परिवर्तन को मैंने स्टार लगवाकर आपको पिछली क्लास में लिखवाया था कि जो जीन विनिमय है, जो सतत परिवर्तन है, ये विभिन्नताओं का स्रोत है। यहाँ तक ये बात पढ़ी। फिर हमने आगे अनुवांशिकता की चर्चा करने के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में बात करी, जिन्होंने अनुवांशिकता के बारे में बताया था। सबसे पहले निष्कर्ष इन्होंने अपने जो थे वो सन 1866 में इन्होंने प्रकाशित करवाए एक पत्रिका में, और सन 1822 जुलाई सन 1822 में इनका जन्म हुआ। कहीं 20 भी लिखा जाता है, 20 मतलब 20 जुलाई, 20-22 का चक्कर है, बाकी जुलाई 1822 कन्फर्म है। 22 जुलाई 1822 में इनका जन्म हुआ पहली बात। दूसरी बात, इनका जन्म ऑस्ट्रिया देश में हुआ। सिलेशिया गांव पीछे पूछा गया है, तो सिलेशिया गांव भी याद रखना है, ब्रून शहर में इनका जन्म हुआ। एक बात ये, दूसरी बात ये पादरी बन गए थे। ठीक है, तो ये इनको जो मतलब उपाधि मिली, पादरी की उपाधि मिली। इन्होंने जो अपने प्रयोग करे वो ध्यान मटर के, जिसका वानस्पतिक नाम पाइसम सेटाइवम है, और अपने ये बात पढ़ी थी। इसके बाद अपने आगे चर्चा करी कि इन्होंने हिरेसियम नामक एक और पादप पे भी इन्होंने प्रयोग किए थे। इनकी मृत्यु की बात करें तो फेफड़ों की समस्या के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी, और सन 1884 के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद अपने चर्चा करी कि इनके जो निष्कर्ष थे इन्होंने जब प्रकाशित करवाए तो वो निष्कर्ष ज़्यादा कोई पॉपुलर नहीं हो पाए। उसका रीज़न ये था कि जो पत्रिका थी वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी। उस पत्रिका का नाम मैं आपको बता देता हूँ। उस पत्रिका का नाम था द एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, जिसका टाइटल था एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इस टाइटल पे जो इन्होंने अपना जो निष्कर्ष डाले थे, पर वो किसी कारणवश पॉपुलर नहीं हो पाए। तो 34 वर्ष बाद 1866 में जब इन्होंने प्रकाशन कराया, उससे 34 वर्ष बाद सन 1900 में 3 वैज्ञानिक थे, जो एक गोल्ड कोरेन था, दूसरा हीगो डी ब्रिज और तीसरे थे इरिक वॉन शेमार्क। इन तीनों ने मिलकर इनको नव
मेंडलवादी वैज्ञानिक भी कहा जाता है। तो इन्होंने सबने मिलकर अपने कुछ प्रयोग किए और इन्होंने फ्लोरा नामक पत्रिका के अंदर अपने जो थे निष्कर्ष और उनके जो निष्कर्ष थे सारों को मिक्स करके इन्होंने प्रकाशित करवाया, जिससे ये दुनिया की नज़र में आए और अब इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं कि इनका यूज़ हो ही रहा है, आप देख ही रहे हैं। और उसके बाद आगे अब आज अपने इतना पिछली क्लास में ध्यान मटर को चूज़ करने का रीज़न पढ़े थे। उसको चूज़ करने के रीज़न एक तो ये थे कि एक तो उसका आकार छोटा है, थोड़ी जगह में उस पर अपने कुछ भी चेंजिंग वगैरह जो भी है वो कर सकते हैं। दूसरा उसकी अल्प आयु काल होने के कारण उस पर अपने कुछ भी चेंजिंग वगैरह करके चेक कर सकते हैं। ऐसे अब 50 60 70 साल का कोई भी पौधा अगर मान लो चेंजिंग देता है तो एक बंदे की तो पूरी एज ही निकल जाएगी एक चेंजिंग चेक करने के लिए। इसका अल्प आयु काल था तो इसलिए इसको चूज़ किया था। तीसरी बात उसको चूज़ करने का रीज़न मैंने बताया था कि उसमें 7 विपर्यासी लक्षण थे, तीसरा वो द्विलिंगी था, ठीक है। तो ये 4 रीज़न थे जिस कारण उसको चूज़ किया था और 7 विपर्यासी लक्षण उसमें थे, ठीक है। तो इस कारण भी उसको चूज़ किया था। वो 7 विपर्यासी लक्षण की अगर बात करें तो उनमें एक तो पादप की लंबाई वाला था पहला, दूसरा बीजपत्र की रंग, बीजपत्र की आकृति, ठीक है 3, और उसमें पुष्प की आकृति, पुष्प का रंग, ठीक है 5, और एक बीज आवरण का रंग था, ठीक है, एक वो फली का रंग, फली की आकृति थी। तो ये सारे जो थे ये जो इसमें लक्षण थे, इन लक्षणों के कारण उसको चूज़ किया था, ठीक है। तो इसमें उनको काफ़ी सफलता भी मिली। उनको सफलता मिलने का एक कारण ये भी था कि एक तो उन्होंने कम अल्पायु वाला पौधा चूज़ किया, दूसरा उन्होंने एक समय में एक जोड़ी जो विपर्यासी लक्षण थे उस पर ही काम किया, फिर धीरे धीरे 2 पे किया, फिर 3 पे किया, उन्होंने इस टाइप से काम किया, तो इसलिए उनको सफलता मिली। फिर आज ये पिछली क्लास की बातें थी। आज की क्लास में हमने पढ़ा कारक। कारक क्या है कि किसी भी लक्षण का दूसरी पीढ़ी में जब जाते हैं उनको नियंत्रित करने वाले जो तत्व होते हैं, निर्धारित तत्व होते हैं, वो कारक कहलाते हैं। और किसी जीन का इसी कारक को जीन कहते हैं। जीन शब्द जॉनसन ने दिया था, पूछ लेते हैं कि जीन की खोज जॉनसन ने की, कारक की खोज मेंडल ने की। मेंडल ने ये कहा कि लक्षणों का जो दूसरी जगह ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आगे जाता है, जो लक्षण जाते हैं, तो उसके लिए जो उत्तरदायी होते हैं वो कारक होते हैं। ये बात कही। अपने से पूछ ले कि अनुवांशिकता की मूल इकाई क्या है, तो वो जीन है। जीन आजे कारक आजे जो जचे, जो ऑप्शन में वो लगा देना, ठीक है। फिर ये बात हुई। फिर उसके बाद अपने चर्चा करी, ये कारक की बात होगी। फिर उसके बाद अपने विपुंसन के बारे में जाना। विपुंसन के बारे में आपने देखा कि अगर सेम ही पौधे के नर युग्मक मादा युग्मक से संकरण करते हैं तो वो क्या कहलाता है, पर स्वपरागन। अगर उसको ऊपर से काट दो तो फिर वो दूसरे पौधे का उसके साथ कराओ तो वो परपरागन हो जाएगा, ठीक है। स्वपरागन परपरागन के बारे में आपने जानकारी ले ली। और मेंडल जी ने ये ऊपर से काटने वाले को विपुंसन काटा, जिसके कारण इस पौधे को इस प्रक्रिया को विपुंसन कहा गया। फिर मेंडल जी ने इस पर प्रयोग वगैरह किए और फिर जो विपुंसित पौधा था उस पर थैली वगैरह बांधी गई, उसको थैलीकरण कह दिया। समयुग्म जी की अगर बात करें तो समान जो लक्षण वाले हैं उनको इकट्ठे रखे जाए तो वो समयुग्म जी हो गए, विषम वाले हो गए तो विषम युग्म जी हो गए, ठीक है। अलग अलग प्रकार के जो कारक हो गए मैं वो अपने अर्धयुग्म जी हो गए। संकरण हो गया कि किन्हीं 2 गुण अलग अलग गुणों वाले पौधों का आपस में जब क्रॉस कराया जाता है वो संकरण हो गया। एक जोड़ी अगर ले लिए तो एकल संक्रमण हो गया, द्विजोड़ी ले लिए, 2 जोड़ी ले लिए गुण तो वो द्विसंकरण हो गया। प्रभावी अप्रभावी के बारे में आपने जाना कि कोई भी अगर लक्षण किसी दूसरे को अपने प्रभाव से ढक लेता है और अपना प्रभाव अपना लक्षण प्रारूप दिखाता है तो वो प्रभावी हो गया, जो छुप जाता है वो अप्रभावी हो गया। फिर अपने उसके बाद जाना कि शुद्ध किस्म के बारे में। लास्ट में शुद्ध किस्म कोई भी अगर गुण लक्षण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी अनेक पीढ़ियों से आगे चलता ही जा रहा है तो वो शुद्ध किस्म होगी, अपने वो प्रभाव आगे दिखा रहा है। शुद्ध किस्म के बारे में जाना। लक्षण प्रारूप जीन प्रारूप के बारे में भी जाना। लक्षण प्रारूप जो बाहर से दिखाई दे कि हाँ ये लंबा है, ठीक है बस लंबा है, तो वो तो लक्षण प्रारूप हो गया। जीन प्रारूप उसके अंदर जो जीनीय संरचना है, जीनीय संगठन है, वो जीन प्रारूप हो गया। तो ऑलमोस्ट आज अपने जो ये पढ़ा और बाकी अपने करेंगे कल। मेंडल के नियम वगैरह जो भी आगे जो अपवाद है उनके बारे में चर्चा करेंगे कल। ऑल द बेस्ट।